नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रेड मून के बारे में, सुपर मून के बारे में। क्या है ये रेड मून और क्या है ये सुपर मून का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम कहते हैं ग्रह। उसी प्रकार दोस्तों, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट आर रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। सैटेलाइट ही किसके चारों ओर घूमती है? प्लेनेट के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं सैटेलाइट या उपग्रह। तो दोस्तों, ये जो सैटेलाइट है, ये जो उपग्रह है, ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है नेचुरल सैटेलाइट। क्या? नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। दोस्तों, किसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट और किसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, किसे कृत्रिम उपग्रह और किसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। दोस्तों, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और पहले से ही जिसे हमारा कोई योगदान नहीं रहा उसमें, वो है मेरा क्या? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता कौन? चंद्रमा, है ना। मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता कौन? उपग्रह है डिमोस और फोबोस, जिसमें से डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरा का पूरा सौरमंडल का। ये जो है, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और ये जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, ठीक है, ना तो हम लोग डिमोस को भेजे हैं, ना ही हम लोग यहाँ से चंद्रमा को भेजे हैं। ये अपने आप में क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमें नेचर से मिली, ये हमें प्रकृति से मिली है। और दोस्तों, कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग भेजते हैं यहाँ से। पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं इमेज में, जैसा जिस प्रकार पीछे दिखाई दे रहा है आपको, कि पृथ्वी को हर एक एंगल से उसको फोटो खींचते हैं और फोटो खींच करके हमें भेजते हैं और हम उस पर स्टडी करते हैं। जैसे मंगल ग्रह में हम लोग मार्स ऑर्बिट मिशन भेजे थे, ठीक है। उस प्रकार से बहुत सारे सैटेलाइट हम लोग को हैं कि जो वहाँ के बाहर से चीज़ों कैसे दिखाई देती है, बाहर के ग्रहों में क्या कैसे चीज़ें हैं। और जैसे हम लोग जीपीएस सिस्टम की बात करें, जीपीएस सिस्टम में हमें पता लगाते हैं कि किस प्रकार से हमारा मैप है। ये सभी के सभी क्या चल रहा है? सैटेलाइट के। और कौन सा सैटेलाइट से चल रहा है? ये हमारे कौन सा सैटेलाइट से चल रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी ग्रह को अगर पूरी तरह से कवर करना है तो हमें मिनिमम 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है। कितना? 3 सैटेलाइट, क्योंकि हम जानते हैं पूरा का पूरा पृथ्वी 360 डिग्री के एंगल होता है और 360 डिग्री के एंगल को कवर करने के लिए हमें मिनिमम 3 सैटेलाइट की जरूरत होता है, जो 120 डिग्री का एंगल कवर करता है एक सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो 120 या 360 हो जाता है। ये तो था हमारा सैटेलाइट का कहानी, ये तो था हमारा उपग्रह की कहानी। अब हम बात करते दोस्तों, हमारा एक उपग्रह है जिसे हम लोग मून कहते हैं। हमारा जो अपना उपग्रह है, जो पृथ्वी का अपना है ना प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मून कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा का स्टडी, चंद्रमा का ही अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा का अध्ययन को। तो दोस्तों, ये जो चंद्रमा है, इसे हम लोग फॉसिल प्लैनेट कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, फॉसिल प्लैनेट किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? चंद्रमा को ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल प्लैनेट कहते हैं। जो चंद्रमा का व्यास है दोस्तों, जो चंद्रमा का डायमीटर है, वो है 3480 किलोमीटर। 3480 किलोमीटर का ही हमारा क्या है? चंद्रमा का व्यास है। दोस्तों, हम जानते हैं चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर होता है। ये जो चंद्रमा है दोस्तों, ये चंद्रमा हमें कभी बड़ा तो कभी छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, उसके अलावा और एक बात है, ये जो चंद्रमा जो देखते हैं, ये चंद्रमा हमेशा का हम लोग 59% पार्ट ही देख पाते हैं। मात्र 59% पार्ट ही, है ना। 59% पार्ट ही विजिबल होता है, दृश्य होता है, जिसे हम लोग देख पाते। कहने का मतलब, आज तक हम लोग जो भी चंद्रमा देखे उसका मात्र 49% भाग ही देखे। चंद्रमा का पिछला साइड जो 41% भाग है, उसे आज तक हम लोग कोई भी नहीं देख पाए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो कहने का सबसे पहला मतलब समझते हैं, चंद्रमा का मात्र 59% भाग विजिबल होता है, दृश्यमान होता है, और 41% भाग जो अदृश्य होता है, जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया है। ठीक है, ये जो अदृश्य भाग है, ये जो 41% भाग है, जो अनविजिबल है, जो दृश्यमान नहीं है, जो अदृश्य है, इसी को कहा जाता है ट्रैंक्विलिटी ऑफ सी, शांति का सागर, है ना, या इसी को कहा जाता है धूल का मैदान।
दोस्तों ये जो ट्रायंक्युलिटी ऑफ सी है, इसी ट्रायंक्युलिटी ऑफ सी, इसी चंद्रमा के इसी 41% भाग में सबसे पहले 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे और वही सबसे पहला व्यक्ति बने चंद्रमा पर कदम रखने वाला। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन हुआ दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग, जो कब उतरा था? 21 जुलाई 1969 को अपने अपोलो 11 में। और किस भाग में उतरा था? इसी 41% भाग में, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंक्युलिटी ऑफ सी या धूल का मैदान। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर दोस्तों, कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पकड़ बनाते हैं। तो दोस्तों लेकिन एक बात बोल रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्यों हम लोग 59% पार्ट ही देख पाते हैं चंद्रमा का, और क्यों 41% पार्ट कभी नहीं देख पाते, क्यों 41% पार्ट हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों इसका कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हम जानते हैं मून्स इज रिवॉल्व अराउंड द सन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों ये जो चारों ओर घूमता है, हम जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, और चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है? 365 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है, और इसी पृथ्वी के इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों पृथ्वी अपने आप में भी घूमती है, और पृथ्वी जो अपने आप में घूमती है ये पूरा करने में समय लगता है उसे 24 घंटा, जिसके कारण से हमें क्या होती है? दिन रात। तो पृथ्वी जो चारों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके कारण से हमें 1 साल का समय देखना पड़ता है। और खुद में जो घूमती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनरी मोशन, घूर्णन गति। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है, और पृथ्वी का रेवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? साल में बदलता है। दोस्तों उसी प्रकार से ठीक है, चंद्रमा का भी 2 मोशन होता है। एक होता है रोटेशनरी मोशन, जो खुद में घूमता है चंद्रमा। एक होता है रेवोल्यूशनरी मोशन, है ना, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। रेवोल्यूशनरी मोशन यानी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, और रोटेशनरी मोशन में चंद्रमा खुद में घूमती। लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में क्या करते हैं? 365 दिन लेते हैं, और खुद में घूमने में 24 घंटा लेते हैं। इसी कारण से एक दिन रात का फासला होता है पृथ्वी का 24 घंटा का, और 1 साल का फासला होता है 365 दिन का। लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि चंद्रमा में एक दिन रात, ठीक है, और 1 साल बराबर होता है। क्या? चंद्रमा में एक दिन ही 1 साल का होता है। नहीं समझ पा रहे दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटा। 27 दिन 7 घंटा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेता है चंद्रमा, और खुद में भी चक्कर लगाने में कितना लेता है? 27 दिन 7 घंटे। यही जो रेवोल्यूशनरी मोशन है और जो रोटेशनरी मोशन है, कहने का मतलब जो परिक्रमण गति है, जो घूर्णन गति, ये दोनों समान है चंद्रमा का, 27 दिन 7 घंटे। और ऐसा तभी होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमे, और उस दूरी को, जिस दूरी में उसका रोटेशनरी मोशन है ना, और उसका रेवोल्यूशनरी मोशन एक होता, उस ऑर्बिट में जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। इस कक्ष को क्या बोलते हैं? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। इंग्लिश में टेक्निकल नाम है दोस्तों, इसका हिंदी नाम भी वही लिख देगा तो कोई फायदा नहीं है, हमें इंग्लिश टर्म से याद रखना होगा इसे। तो दोस्तों इसी कारण से इसका जो रोटेशनरी मोशन और रिवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण गति और घूर्णन गति एक ही होने के कारण हम लोग चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही देख पाते हैं, 41% भाग कभी नहीं देख पाते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, और कौन सा पाथ में घूमती है? एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, एक दीर्घवृत्ताकार, है ना, रास्ता पर घूमती है। तो दोस्तों जैसे दीर्घवृत्ताकार रास्ता में घूमती है, जिसमें से सूर्य भी क्या होता है? सेंटर पर नहीं होता है, बीचों बीच नहीं होता है, उसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, और एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, एक दीर्घवृत्ताकार पाथ में घूमती है। और उस दीर्घवृत्त में पृथ्वी भी कहां पर? एकदम सेंटर में नहीं होती, बीच में नहीं होती। और दोस्तों अगर बीच में नहीं होगी पृथ्वी, तो जरूर कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होगा, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होगा। तो यही केस है दोस्तों, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होता है, इसी केस को कहा जाता है पेरिजी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज कॉल्ड पेरिजी, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होता है, इसी केस को कहा जाता है पेरिजी, और इसी को हिंदी में कहा जाता है उपभू, और इसी केस को कहा जाता है उपभू। दोस्तों जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी होता है, वो कितने किलोमीटर का होता है? तो वो होता है 3,63,104 किलोमीटर।
पृथ्वी और चंद्रमा का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे कम दूरी होता है, वो कितना होता है? 3,63,104 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे कम कब होती है, तो सबसे कम होती है उपभू के केस में, और कितना होता है? 3,63,104 किलोमीटर। और इसी केस में क्या बोलते हैं? उपभू बोलते हैं या पेरिजी बोलते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून आर नॉन एज पेरिजी, है ना। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी को ही क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। तो दोस्तों यदि कभी सबसे कम दूरी हुए तो कभी ना कभी सबसे ज्यादा दूरी भी होगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, है ना, आर कॉल्ड अपोजी। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ आर कॉल्ड अपोजी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सबसे अत्यधिक दूरी को ही हम लोग अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अपभू और इंग्लिश में कहते हैं क्या? अपोजी। एक होता अपभू, एक होता उपभू। ज्यादा दूरी अपभू, कम दूरी उपभू। ठीक है, तो ये ज्यादा दूरी कितना होता है दोस्तों? तो ये जो ज्यादा दूरी होता है वो होता है 4,05,996 किलोमीटर। 4,05,996 किलोमीटर होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे अधिकतम दूरी। और ये जो सबसे ज्यादा दूरी हो दोस्तों, इसी केस को कहा जाता है क्या? अपभू यानी अपोजी। दोस्तों हम जानते हैं, हम किसी भी चीज को दूर से देखने से, है ना, मुझे क्या छोटा दिखाई देगी और सामने से देखने से क्या बड़ा दिखाई देगी। दोस्तों सेम केस ऐसा ही होता है। चंद्रमा और पृथ्वी जब सामने आ जाता है तो चंद्रमा क्या दिखेगा? बड़ा दिखाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सामने होता है तो चंद्रमा क्या दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो चंद्रमा छोटा दिखेगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या होता है? सामने होता है, ठीक है, उस समय चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। और कितना बड़ा दिखाई देता है? पहले से 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और पहले से 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसी केस को कहते हैं दोस्तों सुपरमून। क्या कहते हैं? सुपरमून कहते हैं इसी केस को। तो दोस्तों ये जो सुपरमून है ये किस कब बनता है? ये पेरिजी के केस में बनता है, ये उपभू के केस में बनता है। इस केस में जो चंद्रमा पहले से 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और पहले से 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। अब दोस्तों इस केस को तो सुपरमून कहते हैं, लेकिन कहानी आता है ब्लड मून का। ये ब्लड मून यानी चंद्रमा रक्त के समान क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं सूर्य भी चक्कर लगाता है गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर, यानी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर। और आकाशगंगा के केंद्र को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। सूर्य भी चक्कर लगाती है दोस्तों, और सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है? मून। तो दोस्तों सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी ना कभी एक ऐसा स्थिति बनती है दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो ऐसे केस में जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देता। कौन? पृथ्वी, क्योंकि बीच में आ जाता है। तो ऐसा बीच में आ जाता है तो इसी कारण से जो सूर्य का प्रकाश ऊपर के पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके जाती है, और टकरा करके जाती है इसी कारण से रक्ताभ प्रतीत होता है, इसी कारण से रेड कलर दिखाई देता है चंद्रमा। और इसी केस को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? इसी केस को हम लोग कहते हैं ब्लड मून, है ना, ब्लड मून। तो दोनों दोस्तों हम लोग दोनों समझ चुके हैं ब्लड मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है। ये सभी के सभी इसी प्रकार से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सभी के सभी दोस्तों को भेजें। और इसी प्रकार से विजुलाइज, अल्ट्रा विजुलाइज टेक्निक से सारे के सारे चीज़ को पढ़ने के लिए भेजें सभी दोस्तों को हमारे चैनल को। और सभी के सभी दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि हम भी एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को, है ना, डे बाई डे पर डे पढ़ा पाऊँ। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपना लेक्चर को खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।